आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत में हुए कुछ सामाजिक सुधारों के बारे में, जैसे सती प्रथा के बारे में। वैसे तो सती प्रथा के बारे में मैं आप सबको बहुत पहले पढ़ा चुका था। कई वीडियोस में इसकी मैंने चर्चा की थी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको जरूर मालूम होगा। ठगी प्रथा के बारे में, शिशुवध के बारे में, नरबलि प्रथा के बारे में, दास प्रथा के बारे में, बाल विवाह के बारे में, विधवा पुनर्विवाह के बारे में, इन सभी तथ्यों पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। जो छात्र अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं भारत में हुए कुछ सामाजिक सुधारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आजकल तो सती प्रथा का हमारे देश में प्रचलन नहीं है, लेकिन देश आजाद हुआ था उससे पहले कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें सती प्रथा का खूब प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। तो सती प्रथा में ऐसा होता था कि पहले पुराने जमाने में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। तो अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस लड़की को भी उसकी चिता में जिंदा जबरदस्ती जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सती प्रथा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल 1829 में नियम 17 के द्वारा अवैध घोषित कर दी गई थी। जब मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के बारे में पढ़ाया था तब भी मैंने इस प्रथा की वहां पे चर्चा की थी। प्रारंभ में जो सती प्रथा थी वो बंगाल में अवैध घोषित की गई थी 1829 में। 1830 में बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसियां थीं उनमें भी इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। बंबई का आधुनिक नाम है मुंबई और मद्रास का आधुनिक नाम है चेन्नई। इसे अवैध घोषित करवाने में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके ही सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया था। जब सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय लोगों को जागृत कर रहे थे, लेकिन लोग उनका उल्टा विरोध कर रहे थे। उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा राधाकांत देव। उन्होंने क्या किया था कि 1830 में धर्म सभा की स्थापना करी और सती प्रथा का समर्थन किया था। राजा राममोहन राय का खूब विरोध किया था। आइए अब बात करते हैं ठगी प्रथा के बारे में। देखिए, ठगी प्रथा क्या होती है वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठग तो ठग होते हैं, किसी भी रूप में आपको वो ठग सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगों का दमन किया गया था। इनके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं बनाया गया था, सीधा इनका दमन किया गया था। इसके लिए विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि अधिकारी कॉर्ल सिलीमैन की नियुक्ति की थी। 1830 तक ठगों का दमन कर दिया गया था। आइए अब बात करते हैं शिशुवध पर। हमारे देश में बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित थीं और ज्यादातर प्रथाओं का अंत अंग्रेजों के शासनकाल में ही हुआ था। गवर्नर जनरल जॉन सोर के कार्यकाल में 1795 में बंगाल नियम 21 तथा बेलेजली के समय में 1802 में धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया था। इसके बाद जो शिशुवध प्रथा थी वो धीरे धीरे समाप्त की गई थी, एकदम से इसको समाप्त नहीं किया गया था। और शिशुवध जो प्रथा थी वो मूल रूप से राजपूतों में ज्यादा प्रचलित थी। राजपूत लोग क्या करते थे कि अपनी जैसे ही उनके यहाँ लड़की पैदा होती थी तो वो उसे तुरंत मार देते थे। ये प्रथा अंग्रेजों के शासनकाल तक खूब धड़ल्ले से चली। अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप किया तो उनके ही शासनकाल में इस प्रथा का भी अंत किया गया था। अब बात करते हैं नरबलि प्रथा के बारे में। भारतीय समाज में नरबलि प्रथा भी प्रचलित थी। इसे समाप्त करने का श्रेय हॉर्डिंग प्रथम को दिया जाता है। इसके लिए उसने एक अधिकारी कैंपबेल की नियुक्ति की थी। 1844-45 तक यह प्रथा समाप्त कर दी गई थी। सोचिए, हमारे देश में नरबलि प्रथा, शिशुवध प्रथा, पता नहीं कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी। बात करते हैं दास प्रथा के बारे में। देखिए, दास प्रथा के बारे में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसकी चर्चा की थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। गवर्नर जनरल एलन बरू ने 1843 के नियम 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया था।
मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक ने और मुगल काल में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। सिर्फ आदेश दिए गए थे, न कि प्रतिबंधित किया गया था दास प्रथा को। आधुनिक काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया था। कोई भी प्रथा अगर प्रचलित हो जाए तो उसको इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता है। समाज में लोगों को जागृत करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, तब जाके वो समाप्त होती है। आइए अब बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह पर। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह अधिनियम कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसे पारित कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। इस अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। 1872 का ब्रिम्हाम मैरिज एक्ट, यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पारित हुआ था। यह अधिनियम अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। देखिए, अंतरजातीय विवाह क्या होता है? अंतरजातीय विवाह वो होता है जैसे हम किसी विशेष कास्ट के हैं, मैं किसी भी कास्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, आप अपने अनुसार इसे समझ लें। आप किसी विशेष कास्ट के हैं, आप दूसरी कास्ट में अपनी कास्ट को छोड़ के दूसरी कास्ट में शादी करते हैं, तो इसी को अंतरजातीय विवाह या फिर इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं बाल विवाह पर। भारत में बाल विवाह की जो समस्या है वो बहुत शुरू से रही है। आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने के लिए काफी प्रयास किया था। विद्यासागर और उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई थी और इससे कम आयु के विवाह अपराध घोषित कर दिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 अधिनियम पारित किए थे। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप सोचिए कि 1860 में 10 वर्ष की गई थी। 10 वर्ष की तो छोटी सी बच्ची होती है। 1860 से पहले मुझे लगता है कि 6 या 7 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। सिविल मैरिज एक्ट, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई थी और लड़कों के लिए जो आयु थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आइए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बहुपत्नी प्रथा क्या थी। बहुपत्नी प्रथा, जैसे कोई पुरुष है वो एक से ज्यादा महिलाओं के साथ शादी कर सकता है, इसी को बहुपत्नी प्रथा कहा जाता था। सिविल मैरिज एक्ट के बाद इस प्रथा को खत्म कर दिया गया था, लेकिन पुरुषों ने बड़ी आपत्ति जताई थी क्योंकि पुरुषों को तो फायदा था ना इसमें। अगर आज नियम लागू कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सारे पुरुष मिलके उस पार्टी को आजीवन वोट देंगे। लेकिन उस समय जब इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था तब पुरुषों ने बहुत विरोध किया था। बड़ी दलीलें दी गई थी, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है, हमारी परंपरा के खिलाफ है। परंपरा हमारी काफी प्राचीन है, तब से लेकर अब तक हमारी परंपरा में किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमारी परंपरा में छेड़छाड़ की जाने लगी। तो ये सारी जो छेड़छाड़ है वो अंग्रेजों के शासनकाल में ही की गई थी। वैसे सही हुआ था, गलत नहीं हुआ था, क्योंकि एक से ज्यादा पत्नी रखना सही नहीं है। सम्मति आयु अधिनियम, यहाँ पर संपत्ति लिखा है लेकिन सम्मति आयु अधिनियम 1892। यह अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बंबई के पारसी बहराम जी मालावारी के प्रयत्नों से पारित हुआ था। इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका 15 अगस्त 1884 को प्रकाशित की थी। उसे अंग्रेजों और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनको दिया था ताकि वो पढ़ सकें। इसके बाद 1891 में इसका प्रस्ताव वायसराय की विधान परिषद में विचारार्थ रखा गया। 19 मार्च 1891 को यह सम्मति आयु अधिनियम कौंसिल द्वारा पारित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि समाज सुधारक और कुछ प्रतिष्ठित लोग लड़कियों की आयु के संबंध में इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं। अगर लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो आगे बढ़ा दो तो इन्हें बेचैनी हो जाती है।
कम कर दो तो ये खुश हो जाते हैं। यहां कम करवाया गया था। पहले 14 वर्ष थी, अब 12 वर्ष कर दी गई थी। शारदा अधिनियम 1929। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से यह बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये कब की गई थी? 1929 में। 1929 में लड़कियों की जो शादी करने की जो उम्र थी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। 14 वर्ष की लड़की कितनी छोटी होती है, और लड़के की 18 वर्ष तय की गई थी। इसके बाद 18 वर्ष लड़की की कर दी गई और लड़के की 21 वर्ष कर दी गई। अभी हाल ही में सरकार ने लड़कियों के विवाह की जो उम्र है वो 18 से बढ़ा के 21 वर्ष कर दी है। आपको क्या लगता है, सरकार ने सही किया या गलत किया? आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सती प्रथा के बारे में पढ़ाया, ठगी प्रथा के बारे में पढ़ाया, शिशुवध के बारे में पढ़ाया, नरबली प्रथा के बारे में पढ़ाया, दास प्रथा के बारे में पढ़ाया, बाल विवाह के बारे में पढ़ाया, विधवा पुनर्विवाह के बारे में पढ़ाया। तो जो लोग अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपनी नोट्स बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।